नमस्कार दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी आगे निकल आए, काफ़ी पढ़ लिया हमने। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैश्विक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो वैश्विक आर्थिक संस्थान है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया। तो इन सब से प्रश्न कैसे आता है, कभी कभी जैसा SSC CGL वगैरह के एग्जाम है, इनके स्टेट PCS के एग्जाम में तो इनके इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, इनके मुख्यालय वगैरह पूछ लेता है। तो ये हो जाएगा तो कहाँ मुख्यालय है, कब स्थापित हुआ, ये पूछ लेता है। लेकिन UPSC में अक्सर देता है कि इनके द्वारा की रिपोर्ट जारी की, खासतौर IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन दोनों से तो काफ़ी रिपोर्ट दी पूछा करता है कि कौन कौन सी ये रिपोर्ट जारी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रश्न आता है। या तो भाई कुछ भी सकता है, कोई भी प्रश्न दे सकता है, तो एकदम फ्री हैंड है। लेकिन जो जो प्रश्न आए हुए हैं पीछे, उसके प्रश्न पत्र के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ। IMF से अक्सर पूछा करता है कि कौन सी रिपोर्ट IMF जारी करता है, ये पूछ लेता है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक की रिपोर्ट पूछ लिया करता है। दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। पढ़ेंगे तो हम लोग सारी चीज़ें कब स्थापित हुए, कहाँ मुख्यालय, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या पूछता है। उसके जैसा वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके बारे में इसकी भी रिपोर्ट पूछ लेता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पूछ लेता है। उसके साथ साथ जैसा अगर अदर इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे ब्रिक्स हो गया, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, AIIB, इन सारी चीज़ों, इन सभी के बारे में हम एक या दो वीडियोज़ में मैं इसको आपको सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में बताऊँ। साथ में ये भी बताता रहूँगा कि इनका लगभग देखिए, भारत जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, लगभग भारत सभी का सदस्य है। कब बना, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो मेन रिपोर्ट है। उसके बाद इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका वर्किंग फंक्शन क्या है। ये अभी तक कई बार हो सकता है मेंस में बना दे कि प्रश्न की कैसा, मतलब अभी तक वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में आप ये बताएं कि अब तक इसको सफल कहा जाए कि असफल कहा जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। अक्सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है, उसका विवाद डिस्प्यूट में अक्सर चर्चा में रहता है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। तो इस तरीके से हम वैश्विक आर्थिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमको भारतीय अर्थव्यवस्था में अक्सर देखते हो रहेंगे, तो आप रिपोर्ट दिखाएगा, कहेगा कि IMF के अनुसार भारत की रिपोर्ट इतने, भारत की विकास दर 7% है, 8% है। तो खूब बोलना मचता है। वो कहता है कि बाहर वाला जो समर्थक होता है रिपोर्ट का, वो कहता है कि नहीं बहुत अच्छी रिपोर्ट है, और विपक्ष वाला कहता नहीं, हम भारत की रिपोर्ट, भारत के बाहर के संस्थानों की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। तो ये चलता रहता। तो इस तरीके से इस में हम लोग यही चीज़ें पढ़ेंगे कि जो मैंने आपको बताया कि मेन मुख्य रूप से रिपोर्ट हो गया, कब कौन सा संस्थान बना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है। समाप्त होने के साथ खूब बर्बादी भी लाता है। जापान के 2 शहर बर्बाद हो जाते हैं, जर्मनी में हो गया, उसके बाद मतलब बहुत सारा पूरी दुनिया का नुकसान होता है। तब जाके कहते हैं ना कि जब इंसान को थोड़ा चोट लगती है, तब इंसान का दिमाग खुलता है। तो फिर सभी देश के लगभग 43 देश उस समय मिले। उन्होंने एक सम्मेलन किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक गांव था ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर की सिटी में के आसपास कहीं राज्य में कहीं एक गांव होगा ब्रेटन वुड्स। 1944-45 में ये लोग वहाँ पे मिले, 44 देश। तो इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जो बर्बादी हुई, वर्ल्ड बैंक के मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से उस पर चर्चा हुई, शोक व्यक्त हुआ, दुनिया भर की बातें हुई। उसके बाद इन्होंने घोषणा की, अब हम 2 वित्तीय संस्थान की स्थापना की बात की गई, एक IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। IMF इसीलिए इन दोनों को अंतर्राज्यीय स्तंभ, जो विश्व बैंक अर्थव्यवस्था की, मतलब इनको जुड़वा अंतर्राज्यीय अंतर सरकारी स्तंभ कहा जाता है, कि जुड़वा एक तरह से ये जुड़वा पैदा हुए IMF और वर्ल्ड बैंक एक ही समय एक ही दिन। तो इसके बाद सबसे पहले देखिए, इन संस्थानों का उद्देश्य क्या था। इन संस्थानों का उद्देश्य था पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, साथ में पुनर्निर्माण करना,
जो भी दुनिया में बर्बादी हुई द्वितीय विश्व युद्ध के जैसे, इसकी वजह से हमें पूरी तरह के फिर से वित्तीय स्थिरता, पूरी दुनिया को एक नए रास्ते पे, वित्तीय स्थिरता के एक नए रास्ते पे लाना है। तो इस तरीके से सबसे पहले इन दोनों संस्थानों की स्थापना की गई। उनका जो लक्ष्य था वो पूरी दुनिया में जो बिखरी हुई अर्थव्यवस्था है इसको एक मंच पे लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना, आपसी समन्वय बढ़ाना, ताकि भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत, ऐसी नई स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमें मतलब पूरी दुनिया ही बर्बादी की कगार पे चली जाए, हमारे पास ऐसे संस्थान हैं जो विषम परिस्थिति में हमारी मदद कर सकें। कोई देखिए, आज रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अब आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन के युद्ध से या इजराइल फिलिस्तीनियों से क्या हो रहा है, बर्बादी तो हो रही है, संस्थानों की बर्बादी हो रही है। ये कभी बन पाएंगे दोबारा? शायद नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी इससे कई गुना ज़्यादा बर्बादी द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी, तब जाके थोड़ा सा इन दोनों संस्थानों की स्थापना की गई। तो सबसे पहले 1945 में अंतर्राष्ट्रीय, तब आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। आईएमएफ की रिपोर्ट, पहले आईएमएफ कब स्थापित हुई ये तो बताई थी 1945 में, जिसमें शुरुआत वर्तमान में 44 से शुरू किया था। कहीं आपको 43 मिलेगा, कहीं और 44 देश यहाँ पे लगभग बैठे थे। उसके बाद आज वर्तमान में 190 के आसपास देश है। भारत भी आईएमएफ का सदस्य है। इसका सबसे प्रमुख कार्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करते, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार के साथ साथ सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए इसका प्रमुख काम। वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, गरीबी कम करना, सतत विकास को बढ़ावा देना। उसके साथ साथ आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि श्रीलंका के मामले में आईएमएफ से इतना लोन लिया, इतना ऋण लिया। तो अक्सर की ज़रूरतमंद देशों की हर तरह, भाई कोई फ्री में थोड़ी देता हो, तो लोन देता है ना, वो तो बाद में वापस करना ही है, लेकिन हाँ जरूरत में मदद कर देता। पाकिस्तान को देखते हो अक्सर आईएमएफ के सामने पहुंच जाता कटोरा लेकर के। तो इस तरीके से आईएमएफ जो है कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद देशों की मदद करता है। तो इसका जो आर्थिक विकास, वित्तीय विकास के साथ नीतियों की निगरानी करना और अपने सदस्यों को नीतिगत सलाह प्रदान करना, भुगतान संतुलन की समस्याओं को सामना कर रहे सदस्य देशों को उधार देना और साथ में अंतर्निहित समस्याओं को ठीक करने के उद्देश्य से आर्थिक समायोजन और सुधारों का समर्थन करना, अपने सदस्य देशों को सरकारी और साथ साथ केंद्रीय बैंकों को अपनी विशेषताओं के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और ध्यान रखना, ये अपने सदस्य देशों को ही देता। भाई 190 देश तो हो ही गए हैं सदस्य, अब कौन बचा जाता। वहाँ इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और साथ में आईएमएफ में ना सारे जितने सदस्य थे इनको एक कोटा आवंटित किया जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आईएमएफ के पास इतना पैसा कहाँ गया, ऐसे नहीं होता। सारे देशों को कोटा आवंटित किया जाता है, अपने कोटा के अनुसार सारे देश पैसे जमा करते हैं बैंक में, उससे फिर उन संस्थानों, भाई इसको एक तरह से बैंक के रूप में आप समझिए, लोग पैसा जमा करते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा होता है और साथ में जिसकी जरूरतमंद को दिया जाता है, रेट दिया जाए, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। कोई ये खैरात में नहीं देता कि ले जाओ आप, ऐसे नहीं होता है। इसमें एक भाई कोई ना कोई किसी न किसी दर पर आपको रेट दिया जाएगा, फिर आपको टाइम पर वापस भी करना रहेगा। देखिए, तो इस तरीके से आईएमएफ के सभी सदस्य संप्रभु नहीं, और इसीलिए आईएमएफ के जो सदस्य राष्ट्र ने एकदम से संप्रभु नहीं, इनको भी अपनी शर्तों, कुछ ना कुछ शर्तों के अनुसार माना पड़ा। मैं आपको बता दूं, जब भारत 1991 में आर्थिक उदारीकरण नीति लाया था तो ऐसे नहीं लाया था, आईएमएफ की शर्तों पर ही लाया था। कि आईएमएफ ने बहुत सारी शर्तें लगी, तो फिर शायद कुछ बताया भी, कभी फिर बात करूँ मैं इस पर। आईएमएफ की शर्तों के अनुसार ही लाया था। तो देखिए आईएमएफ के बारे में हमने क्या है, आईएमएफ कब स्थापित हुआ, थोड़ा इतिहास भी पढ़ लिया हमने, आईएमएफ के कार्य भी पढ़ लिए हमने। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ना कि आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो आईएमएफ की 2 रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वित्तीय स्थिरता की बात की ना, तो मान लीजिए पेपर में आ जाए तो आपको ये याद रहे कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता लाने का प्रयास करता है, तो इसीलिए एक रिपोर्ट जारी कर, मतलब वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, याद रखना है वैश्विक वित्तीय स्थिरता, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ये वित्तीय के मामले में एक स्थिरता लाने का प्रयास करता है। कैसे, जैसा पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को पैसे की जरूरत, पैसे नहीं दिए गए तो हो सकता है लोग वहाँ भूखमरी से मर ही रहे। तो इसको इस अस्थिरता को दूर करने के लिए वो स्थिरता करता है, स्थिरता के लिए धन उपलब्ध कराता है। ऐसे श्रीलंका में हो गया, नेपाल में भी हमने देखा। तो आईएमएफ से लोन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। अभी ऐसे बताऊं, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, तो उसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक।
तो अभी तुम इसलिए बता दिए क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता, मुझे खुद पेपर में कन्फ्यूजन हुआ, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक मैंने लगा दिया था, जबकि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट है, मतलब गलत कर दिया था कुल मिला करके। तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा। तो फिर से पढ़ लेते हैं। वित्तीय संस्थानों का उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और स्थिरता बनाए रखना। इनका वित्तीय संस्थानों को, तो IMF को जो स्थापित 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, कभी कभी तो ये पूछ लेते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से कौन कौन से संस्थान उत्पन्न हुए, तो एक IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक, इनको जुड़वा अंतर्राज्यीय स्तंभ भी कहते हैं, अंतर्राज्यीय बैंकिंग स्तंभ भी कहते हैं, अंतर सरकारी वित्तीय संस्थान भी इनको कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये IMF इस वर्तमान में 190 सदस्य हैं। शुरुआत में 44 सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद इसका काम जो है आर्थिक विकास, वित्तीय विकास के साथ साथ नीतियों की निगरानी करना, अपने सदस्यों को नीतिगत सलाह प्रदान करना, उसके साथ साथ भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को उधार देना, अपने सदस्य देशों को सरकारों के साथ साथ केंद्रीय बैंकों को अपनी विशेषता के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और साथ में यह वित्तीय संस्थानों का एक प्राथमिक घटक है। इसमें सभी संस्थानों को एक कोटा निर्धारित, सभी देशों को एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। भारत में वो जरूरत नहीं हमको पढ़ने की। और इसका जो इसके सदस्य संप्रभु नहीं है, इनको कुछ शर्तों को मानने पड़ता है। और IMF के सभी संयुक्त राष्ट्र के भागीदार नहीं आए। ये ऐसा नहीं कि IMF के जो सदस्य सभी संयुक्त राष्ट्र भागीदार, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये IMF के बारे में हमने पढ़ लिया। 2 रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वर्ल्ड ग्लोबल वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, 2 रिपोर्ट ये जारी करता है। इसका जो मानना था कि मतलब दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संस्थानों दोबारा देशों को वित्तीय स्थिरता में मदद करना। अब हम दूसरा चर्चा करते हैं वर्ल्ड बैंक भी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से ही पैदा हुआ 1944 में ही, ठीक है। इसका जो मेन काम था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्बाद हुए देशों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए ऋण प्रदान करना, बांध, विद्युत ग्रिड, सिंचाई प्रणाली, सड़क जैसे आदि बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक जोर देने के साथ पुनर्निर्माण और विकास पर केंद्रित करना। तो बस इसका जो मेन काम था ये कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो बर्बादी हुई है उसके कारण हम फिर से उसको रिकन्स्ट्रक्शन कर सकें, फिर से नए नए उद्योग लगा सकें, सिंचाई प्रणाली, सड़क जैसी परियोजनाओं को फिर से बना सकें। आज भी देखिए भारत वर्ल्ड बैंक से भारत का भी हर तरह की मदद लेता रहता है। 190 देश इसके भी हैं शेयरधारकों। जैसे इन सदस्य देशों के गठन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किया जाता है। विश्व में सर्वोच्च सभी देश सदस्य होते हैं, इनको अपना अपना शेयर होता है, ठीक है। इनकी एक गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है उसमें एक जो गवर्नर होता है सभी देशों का, तो भारत की तरफ से वित्त मंत्री होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। मैंने ये बताया था आपको कि जो वर्ल्ड बैंक की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसका गवर्नर होता है अलग अलग देशों के गवर्निंग बॉडी का सदस्य होता है वित्त मंत्री। जैसे भारत की तरफ से तो भारत के वित्त मंत्री, लेकिन अगर भारत के मंत्री उपस्थित ना हो तो वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक के गवर्नर उनका स्थान लेता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक बार कहीं पर बताया भी था शायद। वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर के साथ साथ विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठकों को एक साथ होती है। तो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष निदेशक मंडल की एक अध्यक्ष बैठक और बैंक के प्रबंधन की देखभाल करता है। कार्यकारी निदेशक मंडल 5 वर्ष के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुनाव करता है। तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इसके उद्देश्य पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराना, समान विकास के लिए प्रमुख तत्वों के रूप में सामाजिक विकास, शासन और संस्था निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, भुगतान संतुलन में सुधार लाने और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संवर्धित करने के लिए दीर्घकालिक पूंजी, देखिए मेन वही है, पूंजी उपलब्ध कराना, फिर से पुनर्निर्माण करना, वित्तीय शासन व्यवस्था को फिर से मजबूत बनाना, पूंजी निर्माण निवेश की गारंटी
देना, उत्पादक गतिविधियों के अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करना। ठीक है, ये भी ऋण प्रदान करना है उत्पादक गतिविधियों के लिए एक शर्तों पर। तो फिर अब हम देखिए चर्चा करेंगे विश्व बैंक ना, ऐसे नहीं, विश्व बैंक समूह है पूरा, उसमें 5 अलग अलग विभाग हैं, 5 अलग अलग विभागों से मिलकर ही पूरा विश्व बैंक बनता है। जैसे मैंने पुनर्निर्माण की बात की तो पुनर्निर्माण के लिए अलग है, पूंजी निवेश वालों के लिए अलग है। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए और साथ में ये पता होना चाहिए भारत किनका सदस्य नहीं, इस जो विश्व बैंक समूह के जो हैं इनमें 5 अलग अलग संगठन है, भारत इनमें किसका सदस्य और किसका नहीं है। तो सबसे पहले होता है IBRD, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और इसको बोलते हैं पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। भारत इसका सदस्य है। ये केवल पहले पर सारे नाम पढ़ लेते, फिर इनके अलग अलग क्या काम है इनके बारे में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तीसरा होता है भारत भी इस संगठन का सदस्य है। IFC अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। चौथा होता है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसको बोलते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और पांचवा होता है निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट। भारत इसी का सदस्य नहीं, निवेश विवादों के निपटारों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ना, भारत इसका सदस्य नहीं, बाकी चारों का सदस्य। तो पेपर में आ जाता है क्या देता कि भारत विश्व बैंक समूह के किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो उसमें आप दे देगा IBRD दे देगा, IDA दे देगा, IFC दे देगा और साथ में दे देगा इंटरनेशनल इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट, IBRD, ICSID, बहुत सॉरी डिस्प्यूट वाला ना, ICSID इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट वाले का डिस्पसिता रखना, डिस्प्यूट वाला जिसमें आ जाएगा वो देगा, स्पेशली वो पूरा डिस्प्यूट लिख करके देगा। नहीं देगा तो अगर शॉर्ट फॉर्म में देगा तो ICSID, तो आप डी फॉर डिस्प्यूट आप समझ करके टिक कर देंगे कि भारत इसका सदस्य नहीं है। अब देखिए जैसा पुनर्निर्माण और विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, IBRD, इसका काम ये संप्रभु सरकारों को सीधे संप्रभु सरकारों को समर्थित परियोजनाओं को ये वित्त पोषित करता है। इसका नाम ही पुनर्निर्माण, तो उन सरकारों के लिए जो कोई निर्माण कराना चाहती है उसके लिए वित्त प्रदान करता है। ठीक है, IBRD अपने सेवाओं के माध्यम से आने वाले देशों या उन देशों पर केंद्रित करता है जहाँ प्रति व्यक्ति आय, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर होना चाहिए, इसमें दिया गया है। इसके साथ ये भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड जैसे देशों को ये मदद देता रहता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर विशेष रूप से लक्षित सबसे बड़ा वैश्विक संस्थान है। ये विश्व बैंक समूह के एक निजी क्षेत्र की शाखा है जो गरीबी में कमी लाने, विकास को बढ़ावा देने और लाभ और वाणिज्य परिणाम निवेश करने के लिए आर्थिक विकास को, नाम ही है इंटरनेशनल फाइनेंस निगम, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्त उपलब्ध कराना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने भी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये विकास गतिविधियों के एक श्रृंखला का समर्थन करता है जो समानता, आर्थिक विकास, रोजगार और उच्च सृजन, आय और बेहतर जीवन स्थितियों, ठीक है, लगभग सबका उद्देश्य वही है कि धन संसाधन उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास को बढ़ाना, रोजगार के अवसर सृजन करना, आय और बेहतर जीवन स्थितियों को का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, IDA जो सच इतना डीप में नहीं जाएगा कि अगर मान लीजिए हमें प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, कृषि, व्यापार, जलवायु, बुनियादी ढांचा, संस्थागत लेना तो हम कहते तो IDA इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय। फिर होता है मीगा, होता है कि याद रखना बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये भी बहुपक्षीय जो राजनीतिक जोखिम बीमा के साथ साथ ऋण वाली गारंटी प्रदान करता है। विकासशील देशों में राजनीतिक और गैर व्यवसायिक जोखिमों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुरक्षा करने में निवेशकों का समर्थन करता है। ठीक है, विकासशील देशों के आत्मविश्वास से भरे निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मीगा की स्थापना 1988 में एक निवेश बीमा संगठन। तो ये अलग अलग जो इनके ग्रुप हैं ये अलग अलग बाद में स्थापित किए गए। फिर एक होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो भारत इसका सदस्य नहीं है, इसका सबसे काम की मध्यस्थता की भूमिका निभाता है और साथ में सुलह आयोगों और न्यायाधिकरणों और अन्य समितियों की संस्थागत के साथ प्रक्रियात्मक सहायता प्रदान करता है।
हाँ, ये देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि भारत और विश्व बैंक, भारत जो है पुनर्निर्माण और विकास के लिए IBRD का सदस्य है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का सदस्य है, IFC का सदस्य है, मीगा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का सदस्य है, लेकिन भारत ICSID का सदस्य नहीं। याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना है कि भारत ICSID का, ICS पेपर में दे देगा भारत विश्व बैंक के किस समूह का सदस्य नहीं है, तो दे देगा मीगा, दे देगा MIGA, IDA दे देगा, IFC दे देगा और साथ में ICSID देगा। तो डी, जिसमें डिस्प्यूट डी आखिर में है, उससे याद रखना है। IBRD मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलती है, डी फॉर डिस्प्यूट वाले में, ठीक है। अगर फुल फॉर्म दे देता तो बहुत अच्छा है, तो आपको पता ही चल जाएगा। मान लीजिए नहीं देता तो फिर क्या करेंगे, तो आप डी, जिसमें डिस्प्यूट डी आखिर में, उसमें कर लगा देंगे। डी तो IBRD में भी है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि जिस डी फॉर डिस्प्यूट वाले, बस। तो ये हो गया। अब इसमें ना ये कुछ रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक की अक्सर रिपोर्ट, तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, अभी मैंने IMF में क्या बताया, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये याद रखना, प्रॉस्पेक्ट से इसमें जैसे भी इसको याद कर सकिए आप, ग्लोबल इकोनॉमिक उसमें भी है, ग्लोबल इकोनॉमिक इसमें भी है, बस ये प्रॉस्पेक्ट है। तो आप बैंक है तो वर्ल्ड बैंक है, BP से याद रख लो कि वर्ल्ड बैंक है, बैंक BP, तो प्रॉस्पेक्ट हो गया। और फिर साथ में विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट इसकी जो और कई जारी करते हैं, लेकिन जो 3 इनकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है वो आपको पता होना चाहिए, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट और साथ में विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है। इसमें कुछ मतदान की शक्तियाँ हुआ करती हैं कि अपना उनके कोटे के हिसाब से अलग अलग प्रतिशत का मतदान शक्ति दोस्तों दे सकता है कि इनका सबका मतदान परसेंटेज बराबर होता नहीं, सबका अलग अलग होता है। भारत का मतदान परसेंट 2.7 से बढ़कर 2.91 हो गया है। भारत IBRD, IDA और IFC का संस्थापक देश रहा है। भारत IBRD, IFC, IDA, मीगा के निदेशक मंडल का कार्यकारी सदस्य भी है। भारत के कार्यकारी निदेशक भारत के पूरे निर्वाचन क्षेत्र बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते। तो देखिए भारत के जो कार्यकारी निदेशक होते हैं ना, वो श्रीलंका का, भूटान का और नेपाल का, इनका, बांग्लादेश का सॉरी, इसका भी ये समर्थन करते हैं। इसका मतलब ये अपने सदस्य नहीं भेजते होंगे, तो भारत को ही इनका प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। विश्व बैंक जैसे IBRD हो गया, विश्व बैंक के IBRD, IDA के माध्यम से भारत ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए धन ऋण में लिया हुआ है, ठीक है। तो ये अक्सर लेता रहता है। तो देखिए मैंने मीका के बारे में आपको, IMF के बारे में पढ़ा दिया, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते ना, वर्ल्ड एक और संस्थान है, बिल्कुल ऐसा ही, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में अक्सर पूछा करता है ना ये, कि कौन कौन सा जो है वो रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और IMF, इन दोनों संस्थानों में से एक रिपोर्ट आना ही आना है। तो इसीलिए मैं इसको आप बता रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में, इसका ब्रिटेन सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं, ये अलग ही स्थापित किया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंटों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराने का उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था, कि पूरी दुनिया में जो देशों को एक क्षेत्रीय औद्योगिक एजेंटों को विकसित करने के लिए एक साझा मंच, विश्व आर्थिक मंच नामी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापित 1991 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये अक्सर मुख्यालय वगैरह पूछ लेता है SSC वगैरह एग्जाम, तो याद होना चाहिए। इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अक्सर यूपीएससी इसमें और IMF में एक रिपोर्ट देता ही देता है। तो सबसे पहली रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, याद रखना कौन कौन सी। देखिए इसकी रिपोर्ट में आपको ज़्यादातर ग्लोबल मिलेगा, कभी मान लीजिए पेपर में कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो आप दिमाग लगा सकें। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट, एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, समावेशी वृद्धि एवं विकास की रिपोर्ट।
तो याद रखना, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कैपिटल रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इंक्लूसिव रिपोर्ट। तो याद ही होना चाहिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रूपांत, वैश्विक मानव सूची रिपोर्ट, मानव पूंजी रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम सूचकांक और समावेशी वृद्धि एवं विकास रिपोर्ट। तो अक्सर आईएमएफ के बारे में पूछता है और उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक के बारे में पूछता है, और अक्सर आईएमएफ के और उसके संस्थान कम। तो इसको ऐसा कीजिएगा, जैसे मैंने अलग कर रखा उसको रट लीजिएगा, और साथ में इसको भी याद कर लेना है बिल्कुल से, ठीक है। फिर से एक बार, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रेट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल टूरिज्म एंड ट्रैवल रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम सूचकांक और इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द समावेशी वृद्धि एवं विकास रिपोर्ट तैयार करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लिया, आईएमएफ के बारे में पढ़ लिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ बोले। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते ना वैश्विक जो ट्रेड ऑर्गेनाइज, डब्ल्यूटीओ की अक्सर आप न्यूज़ सुनते होंगे, डब्ल्यूटीओ ने ये कर दिया, मतलब कई चीज़ें अक्सर आप न्यूज़ में सुनते रहते हो, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने की, इसका नाम देखिए विश्व व्यापार संगठन। तो ये कहीं ना कहीं ये अब इलाज तो करेगा नहीं बीमारों का, ये करता है कि जो वैश्विक स्तर पर व्यापार को, जो एक देश से दूसरे देश की ट्रेड होता है, इसको सुचारू रूप से चलाए रखना इसका मेन उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश एक दूसरे को सामानों को रोक लगाते रहते हैं, तो उस बाधा को ये तोड़ने का काम करता है। तो विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं में व्यापार को कम करने के साथ साथ एक समान खेल मैदान सुनिश्चित करने के लिए, लक्षित समझौतों पर बातचीत करने के लिए एक मंच का समर्थन करता है। इसीलिए आर्थिक वृद्धि और विकास की पैरवी की। आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में मैंने बताया था कि उत्पादकता और गुणवत्ता और मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि को विकास और मात्रात्मक वृद्धि कहते को पैरवी करता है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन के जो मुख्य कार्य, खुली सीमाओं की खोज और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को व्यापार में के लिए खोलना, सदस्यों द्वारा उनके बीच सबसे पसंदीदा राष्ट्र और गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार। देखिए, सबसे पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत, इसको बोलते हैं मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल। मोस्ट फेवर नेशन अक्सर चर्चा में 2019 में जब भारत में हमला हुआ था, आतंकियों ने क्या किया था, बाहर के सीआरपीएफ वालों की एक पूरी बस को उड़ा दिया था। तो भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का अपना दर्जा वापस ले लिया था। क्यों? देखिए, मोस्ट फेवर नेशन का मतलब हुआ करता है कि जैसा मान लीजिए हमने भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे रखा है। अब भारत क्या करेगा, उसको अतिरिक्त छूट उपलब्ध कराएगा कि भाई ये तुम मेरा बहुत पसंदीदा राष्ट्र, पाकिस्तान भारत का बहुत पसंदीदा राष्ट्र था 28 फरवरी 2019 से पहले, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा दर्जा कोई नहीं दे रखा। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, तो अब आपको ये दर्जा अगर आपको दे देंगे ना, तो फिर आपको सभी दूसरे देशों को लाभ देना पड़ जाता है। मोस्ट फेवर नेशन का ये सिद्धांत होता है कि फिर उसको कई छूटें मिलती हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक तरह भेदभाव का नीति हो जाती है ना, कि भाई आप कुछ देशों को छूट दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं। तो इस बाधा को, एक तरह से बाधा हो जाती है, इसको भी खत्म करने का काम करता है विश्व व्यापार संगठन। उसके साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय शुल्क व्यापार के लिए बाधाओं के साथ साथ मेन इसका काम होता है नियंत्रित करना, नियमों पर सहमति देना, एंटी डंपिंग, सब्सिडी, उत्पाद मानकों। उसके बाद विभिन्न व्यापारों के व्यापार संबंधी योजना, माल व्यापार, सेवाओं पर व्यापार, व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रशासन और निगरानी की जाती है। हमारे सदस्यों की व्यापार नीतियों की निगरानी और समीक्षा करना, और क्षेत्रीय और साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, व्यापार व्याख्या शाखा के साथ समझौतों के आवेदन के संबंधित देशों के बीच डिस्प्यूट को सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामलों में विकासशील देशों और सरकारी अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना। कुछ देशों, बस आप इतना ध्यान रखिए कि व्यापार से रिलेटेड ही सारे काम ये करता है। बस व्यापार के लिए ट्रेड एकत्रित करना आदि सब काम के लिए डाटा एकत्रित करना आदि ये काम करता है। अब WTO संगठन में इसका सचिवालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसके मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होते हैं हर 2 वर्ष में, जिसमें भारत की तरफ से वित्त मंत्री जाया करते हैं। उसके बाद इसके ना कुछ, जैसा वर्ल्ड बैंक मैंने ग्रुप बताया तो इसमें भी होते हैं। एक सामान्य परिषद होता है, जनरल काउंसिल होता है, जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होता है अंतराल, एक निश्चित अंतराल के बीच।
इसमें 1 वर्ष में सभी देशों की प्रतिनिधियों की बैठक होती है। व्यापार नीति समीक्षा निकाय होता है कि इसमें अलग अलग ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए चीज़ें भी। इस सदस्य व्यापार संगठन के मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 2 वर्ष बाद प्रत्येक सदस्य देश की व्यापार नीतियों का समीक्षा करता है। विवाद निपटान डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है इसके पास, कि आपस में अगर कोई विवाद हो जाए तो एक न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का एक परिषद है, काउंसिल फॉर दी गुड्स एंड सर्विस एंड ट्रेड, सर्विस एंड गुड्स, ठीक है। उसके बाद एक अपीली प्राधिकरण, वही जो मैंने आपको बताया कि ये न्यायालय के रूप में काम करता है। अगर कोई विवाद हो जाता है तो अक्सर आप देखेंगे भारत अमेरिका के बीच कोई विवाद हो जाता है, भारत चीन के बीच, चीन अमेरिका के बीच, तो यही अपीली टेडी सुलझाता है, अपीलीत अथॉरिटी सुलझाती है। इसके कुछ समझौते हैं, जैसे ट्रिप्स पर समझौता विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों को सम्मत करने वाला विश्वव्यापी है। तो कॉपीराइट अधिकार, औद्योगिक डिजाइन, एकीकृत परिपथ, पेटेंट को लेकर के भी एक ट्रिप्स से संबंधित प्रश्न पूछा था, ये किससे रिलेटेड है। तो ट्रिप्स जो है रिलेटेड व्यापार से संबंधित है, ये सेवाओं से रिलेटेड नहीं होता है, पेपर में दे दिया था। ट्रिप्स जो है व्यापार और सेवा दोनों से, ट्रिप्स का मतलब होता है व्यापार संबंधी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो ये ट्रिम मतलब इसका भी काम यही होता है कि किस तरीके से जो व्यापार संबंधी जो निवेश है उसका एक तरीके से हम सुचारू रूप से चलाते रहें। तो ये वस्तुओं सेवाओं के लिए नहीं होता, केवल वस्तुओं के लिए होता है। एक होता है इसका कृषि एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौताओं के अनुसार कृषि में सुधार और उसके निष्पक्ष अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें ये राष्ट्रीय सरकार जैसे बौद्धिक संपदा के रूपों को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा दिशा के लिए न्यूनतम मानकों का रिकॉर्ड करता है। ट्रिप्स को 1989 में 1990 तक प्रशुल्क और व्यापार गैर के सामान्य समझौतों के रूप के दौर में देखिए। ये टैरिफ वगैरह को कम करने के लिए भी प्रयास करता है, ठीक है। पेटेंट के लिए भी एक तरीके से, अब हम थोड़ा से पेटेंट के लिए भी एक तरह से अधिकृत अथॉरिटी होती है, हम थोड़ा जान के ना ये सब्सिडी देता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार 2016 में पेपर आया था कि जो ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स होते हैं ये किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है, हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से। तो ये 3 तरीके की सब्सिडी देता है व्यापार संबंधित। एक होता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक होता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एक होता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। वर्ल्ड, पहली बात यही पूछ लिया था किससे रिलेटेड है, तो ये WTO से रिलेटेड है। तो जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है ये बेसिकली उन उत्पादों के लिए सब्सिडी छूट दी जाती है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे आप अनुसंधान कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, क्षेत्रीय विकास, रोग नियंत्रण, किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण आदि। तो मतलब ये इस तरीके से कि जो व्यापार विकृति ना करते हो, कि भाई जैसे मान लो हम अनुसंधान कर रहे हैं तो उससे व्यापार का कोई नुकसान नहीं, पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं तो व्यापार का कोई नुकसान नहीं, क्षेत्रीय विकास कर रहे हैं तो पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं, रोग नियंत्रण कर रहे हैं तो पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं, ठीक है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हो गई। ग्रीन सिग्नल, लाइट में क्या होता है, ग्रीन लाइट चल गई तो सारे लोग निकल जाते हैं। एक होता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, जो ये व्यापार को विकृत कर सकती है। जैसे आपने उर्वरकों, बीज, कीटनाशक खरीद सब्सिडी में MSP आदि पर जो सब्सिडी दी जाती, तो इसमें एक सीमित लगाया जाता है कि आप इससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं। जब आपको पता है भारत में 3 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मिलाकर दिया जाता है ये। तो घर जैसा देखो, घरेलू उत्पादन के लिए कुल मूल्य का 5% विकसित देशों के लिए और विकासशील देशों के लिए 10% तक की आप इन पर सब्सिडी दे सकते हो। तो ये एक प्रतिबंध लगाता है ये। और एक होता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसमें क्या होता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा इसमें सीमा लगा दी जाती है। ये बिक्री सब्सिडी शामिल है जो कुछ शर्तों के तहत AMS में शामिल है। सब्सिडी जिसके लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने के लिए आवश्यकता होती है। ये मतलब कैसी, ये भी एक तरीके का नुकसानदायक सब्सिडी होती है, तो इस पर भी एक सीमा लगा जाए। तो सबसे बढ़िया ग्रीन बॉक्स, फिर एम्बर बॉक्स, फिर ब्लू बॉक्स, ठीक है। जिसे आज हम लोग ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बेसिकली ये 19 पहले जब स्थापित हुआ था तो पहले ये था गैट था। मैंने इसको आपको इसलिए नहीं बताया, नहीं तो आपको पहले मैं गैट बता देता कन्फ्यूजन। तो गैट तो था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसको बोलते प्रशुल्क तथा व्यापार समझौता। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को की गई थी।
तो 1 जनवरी 1948 से ये लगातार काम कर रहा था। फिर बाद में 1995 में उरुग्वे पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के एक देश है उरुग्वे, वहाँ पे एक समझौता होता है जिसको उरुग्वे दौर के द्वारा, तो इसको बाद में वहाँ पे घोषणा कर दी जाती कि हम गैट का नाम बदल करके WTO करेंगे। फिर बाद में मोरक्को एक जगह है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसकी राजधानी है मराकेश, वहाँ पे 1994 में मराकेश में हस्ताक्षर को प्रभावित किया जाता है और वो WTO की जगह वर्ल्ड गैट की जगह, गैट बोलते SSC के पेपर में तो गैट का फुल फॉर्म पूछ लेता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो इसकी जगह ले लेता है बाद में वर्ल्ड बैंक 1995 में उरुग्वे दौर की वार्ता के समाप्त। इतना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको पहले रोक लिया था, क्योंकि WTO आप सोचते हैं गैट तो आप कभी कोई सुनता ही नहीं होगा कि गैट क्या है। ये WTO का पूर्व पहले का नाम है एक तरीके से, और कहीं ना कहीं बाद में WTO हमको नाम दे दिया। विश्व व्यापार के समझौते जो बहुत ट्रिप्स समझौता महत्वपूर्ण होता है। विश्व व्यापार संगठन के सभी देशों को सम्मिलित करने वाला एक विश्व व्यापारी संगठन, कॉपीराइट अधिकार, डिजाइन, औद्योगिक एकीकृत परिपत्र और लेट पेमेंट, भौगोलिक संकेतक। एक बार जी भौगोलिक संकेतक के बारे में तो हम लोग अलग से ही चर्चा करेंगे। ट्रेडमार्क, व्यापार की गोपनीयता, व्यापार के नाम को मतलब ट्रेड से रिलेटेड सारे काम देखता है। तो इस देखिए इसमें हमने आपको सारी चीज़ें लगभग इसमें बता दी, वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दिया, IMF के बारे में बता दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बता दिया, WTO के बारे में बता दिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे ना, इन सब का भारत सदस्य है। इनकी खासतौर से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी बैठक लगातार होती रहती है, नैरोबी में GTL बैठिंग हो गया, तो ये लगातार होती रहती है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। विश्व व्यापार के उस काम का कुछ सुधार करना, सुझाव देना, ये इसके सबसे मेन काम होते हैं। मान लो पेपर में आ जाए तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम लोग लेक्चर जैसा ब्रिक्स संगठन हो गया, इसी चैप्टर में ये भी है, तो ब्रिक्स हो गया, AIB हो गया, AIIB हो गया, एशियन डेवलपमेंट हो गया, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें से जो प्रश्न आ सकता है मैं आपको बताता जाऊँगा और साथ में व्याख्या करता जाऊँगा। तो आज अब यहीं तक रखें, थैंक यू।